साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे टुडे सेशन के बारे में बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 प्रश्न रैंडमली आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ही ये चेक करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी कि आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने होंगे आज की करंट अफेयर के, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाएगा और एक करंट अफेयर का एक अवार्ड को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 को डिस्कस करने वाले हैं। जो 2020 का पुरस्कार है और 2021 में दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी आपको देंगे, कितनी राशि दी जाती है, पहला किसे मिला है, आखिर किसे मिला, कब शुरुआत हुई है, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी दिखाई देगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। नमो ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, आदेश गुप्ता, हरदीप पुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी, यानी कि आदेश गुप्ता के द्वारा नमो ऐप का शुभारंभ किया गया। एक क्या है, इसके द्वारा जो आप सीधे प्रधानमंत्री से अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ की सबसे कठिन और देश की प्रतिष्ठित दौड़ को रद्द कर दिया गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुड़गांव या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि लद्दाख की जो सबसे कठिन एक तरह की दौड़ होती है उसे यहाँ पर रद्द कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर, एम वेंकैया नायडू, के चंद्रशेखर या फिर मनोज सिन्हा। आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि मनोज सिन्हा के द्वारा यहाँ पर जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 13 जुलाई 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ओडिशा की पुरी में रथ यात्रा कब से प्रारंभ हुई है? जैसा कि आपको पता है ओडिशा की पूरी रथ यात्रा यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है पूरी रथ यात्रा। तो कब से शुरुआत हो गई है? 12 जुलाई, 13 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 10 जुलाई? आइए आंसर देखते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि 12 जुलाई से ओडिशा में पूरी रथ यात्रा प्रारंभ कर दी गई है। देखिए, भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 12 जुलाई 2021 को ओडिशा के पुरी में शुरू हुई। पुरी में जगन्नाथ मंदिर भारत का सबसे प्रसिद्ध वैष्णव स्थलों में से एक माना जाता है। तो यहाँ से आपका स्टैटिक का प्रश्न बनेगा कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। वर्तमान मंदिर का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में अनंत वर्मन के द्वारा करवाया गया था। एक और स्टैटिक का प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण कब कराया गया? तो 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा? तो सर अनंत वर्मन के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। रथ खींचने की शुरुआत छेड़ा पहनारा की रस्म पूरी करने के बाद में होती है। ठीक है, तो पूरे यहाँ पर जो है जिले में रथ को घुमाया जाता है, इसी को ही कहते हैं भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश का पहला परिवहन तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र कहाँ पर खोला गया है? नागपुर, कानपुर, भोपाल या फिर ग्वालियर? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर ए, यानी कि नागपुर में देश का पहला परिवहन तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र खोला गया है। सर ये गैस संयंत्र क्या है? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को नागपुर में देश के पहले निजी एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन यहां पर किया है। इसे बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप द्वारा नागपुर जबलपुर हाईवे के पास केम्पटी रोड पर स्थापित किया गया है। अब एलएनजी क्या है? तो एलएनजी एक स्वच्छ और प्रभावी ईंधन है जो रसद लागत को कम करने में सक्षम है, यानी कि जो भी आपकी लागत लगती है उसको कम करने में सक्षम है और प्रभावी है। साथ ही साथ में ये क्या है कि प्रदूषण को हानि नहीं पहुँचाता है। ठीक है, तो एलएनजी जो है वो एक तरह का ईंधन होता है, आपको याद रखना है। इसमें रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने की भी संभावना है। यदि कहीं पर भी कोई भी संयंत्र स्थापित होना होता है तो वहाँ के लोकल के लोगों को ही काम पर रखा जाता है, तो इससे क्या होगा, वहाँ के लोकल के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
किस राज्य सरकार ने जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति जारी की है? तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आंसर की बात करें, सही आंसर सी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नीति जारी की है। सर ये नीति क्या है, आइए बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 तक की घोषणा की है। तो 2021 से लेकर के 2030 तक के लिए यहाँ पर नई जनसंख्या नीति बनाई गई है। क्या है, तो देखिए नीति के मसौदे के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यानी कि पंचायत, ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, इनके चुनाव 2 से अधिक जिनके भी बच्चे हैं वो लोग अब नहीं लड़ सकेंगे सरपंच के चुनाव, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये चालू किया है। और जिनकी 2 संतानें हैं उन्हें अधिक सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ये भी कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि अगर 2 संतानें हैं आपकी मैक्सिमम, तो आपको सहायता राशि प्रदान की जाएगी, आपका मतलब एक तरह से सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और 2 से अगर अधिक राशि अगर मतलब आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो फिर आप पंचायत के चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यूरो कप 2020 का चैंपियन कौन बन गया है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। यूरो कप इटली, इंग्लैंड, ब्राजील या फिर जर्मनी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो इटली है वो यूरो कप 2020 का चैंपियन बन गया। तो सर उपविजेता कौन रहा और कब ये मैच हुआ, आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो 11 जुलाई 2021 को इंग्लैंड पर जीत के बाद इटली को यूरो कप 2020 चैंपियन का ताज पहनाया गया। यानी कि उपविजेता कौन है, तो इंग्लैंड उपविजेता है, इटली ने जीता है। कब जीता सर? तो 11 जुलाई 2021 को यहाँ पर इटली ने जो है यूरो कप जीत लिया है। ठीक है, वेम्बली में अतिरिक्त समय के बाद अपना दूसरा यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब सुनिश्चित करने के लिए यूरो कप 2000 फाइनल की 1-1 समाप्त होने के बाद में अपने पेनल्टी में इंग्लैंड को 3-2 से हराया। यानी कि जो यूरो कप का फाइनल था वो 1-1 पर समाप्त हो गया। अब क्या होता है, अब फाइनल का विजेता कौन है इसको जानकारी जानने के लिए यहाँ पर पेनल्टी स्ट्रोक कराया जाता है और पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से यहाँ पर इंग्लैंड को इटली ने हरा दिया। तो इटली यहाँ पर विजेता बन गया यूरो कप का। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान, लद्दाख? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उत्तराखंड में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। सर ये क्या होता है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो 11 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाइकेन, फर्न, कवक की लगभग 50 प्रजातियों के आवास वाले भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। क्या क्या पाया जाएगा? तो लाइकेन होंगे इसमें, फर्न होंगे इसमें और कवक जो है इसमें 50 से अधिक प्रजातियां इसमें पाई जाने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टोगेमिक का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन, अर्थात बीज नहीं कोई फूल पैदा नहीं होता है। यानी कि ये जो होते हैं वे गैर बीज वाले पौधे होते हैं। जो भी आपके कवक होते हैं, लाइकेन होते हैं, फर्न होते हैं, क्या इनके लिए कोई बीज लगाने की आवश्यकता होती है? नहीं, इनके लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप पैदा होते हैं। ठीक है, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, फर्न और कवक क्रिप्टोगेम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहां पर बनाया गया है? उत्तराखंड में खोला गया है क्रिप्टोगेमिक गार्डन। आगे बढ़ते हैं। और ये भारत का पहला इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 9 जुलाई या फिर 11 जुलाई? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो 12 जुलाई को हर साल विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के मिंगोरा गाँव में हुआ था। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ इनकी याद रखनी है क्योंकि डेट पूछ लिया जाता है कि कब इनका जन्म हुआ था, फिर कहाँ पर हुआ था, तो पाकिस्तान के मिंगोरा में। 17 साल की उम्र में मलाला नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई हैं। तो नोबेल का शांति पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसने जीता है? तो मलाला यूसुफजई ने जीता है। 2014 में इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी के साथ में। यह दिन बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का भी सम्मान करता है। कौन सा दिन? तो 12 जुलाई। 9 अक्टूबर 2012 की सुबह तालिबान के बंदूकधारियों द्वारा उनके सिर में गोली मार दी गई थी। यानी कि ये मतलब महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्य कर रही थी, तो तालिबानियों को ये पसंद नहीं था और उन्होंने इनके सिर में गोली मार दी थी। बाद में जो है इनको आराम हो गया था, हालांकि काफ़ी मेहनत के बाद में इनको आराम हो गया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने, अमेरिकी डॉक्टरों ने काफ़ी इन पर मेहनत की, उसके बाद में इनकी सिर से गोली निकाली गई और फिर इनको आराम हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 13 जुलाई 2021 महत्वपूर्ण एमपी करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिशु रोग पीडियाट्रिक नवजात शिशु इंटेंसिव केयर यूनिट कोविड वार्ड का शुभारंभ किस जिले में किया है? जैसा कि आपको पता है जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिशु रोग कोविड पीडियाट्रिक नवजात शिशु इंटेंसिव केयर यूनिट जो है यहाँ पर शुरू की है। कहाँ पर शुरू की है? इंदौर, दतिया, मंदसौर, विदिशा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि दतिया में जो है कोविड-19 की एक शिशु के लिए कोविड केयर यूनिट शुरू की गई है। ठीक है, देखिए, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अपने दौरे के दौरान
पीडियोट्रिक नवजात शिशु इंटेंसिव केयर यूनिट कोविड वार्ड का शुभारंभ किया है। ठीक है, कोरोना की तीसरी लहर में सर्वाधिक प्रभावित बच्चे होंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस शिशु इंटेंसिव केयर कोविड वार्ड की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना, मध्य प्रदेश के किस जिले में अभी हाल ही में नरोत्तम मिश्रा जी ने यहाँ पर कोविड शिशुओं के लिए कोविड केयर की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा दतिया में जो है शिशु कोविड केयर यूनिट की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए अंकुर कार्यक्रम किस जिले में किस जिले ने पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है? इंदौर, बुरहानपुर, सागर, टीकमगढ़। जैसा कि आपको पता है, पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने यहाँ पर अंकुर कार्यक्रम चालू किया है, तो किस जिले ने अभी तक का जो प्रदर्शन है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है? आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि मध्य प्रदेश की जो आपकी इंदौर जिला है उसने जो है पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। आइए देखते हैं। तो मानसून सीजन में राज्य सरकार द्वारा पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए अंकुर कार्यक्रम में इंदौर जिला प्रदेश में अव्वल रहा है। सर दूसरा और तीसरा स्थान भी बता दीजिए। तो दूसरे स्थान पर बुरहानपुर, तीसरे स्थान पर सागर है। ठीक है, अभियान के लिए पंजीयन कराना हो या पौधे लगाकर फोटो अपलोड करना हो, दोनों ही मामलों में इंदौर सबसे ऊपर रहा है। इंदौर जिले में अब तक 10 से ज़्यादा लोग 10,000 कर लीजिए, यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों ने पंजीयन कराया है और लगभग 11,000 लोगों ने पौधे लगाकर पहला फोटो भी अपलोड कर दिया है। तो 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और 11,000 लोगों ने यहाँ पर पौधे लगाकर पहला फोटो अपलोड किया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है स्टैटिक जीके की छुपा रुस्तम क्लास। महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सवाना के मैदानों में, कालाहारी मरुस्थल में, अफ्रीका के जंगलों में या फिर अक्साई चीन में? सही आंसर है बी, यानी कि कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। तो देखिए, बुशमैन जो मरुस्थल है वो बोत्सवाना प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, विश्व की कद में सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो पिग्मी जनजाति जो है विश्व की कद में सबसे छोटी जनजाति है। यह प्रश्न अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा गया है कि कद में सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा पिग्मी जनजाति जो है वो कद में सबसे छोटी जनजाति होती है। और बुशमैन जनजाति कहाँ पर? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संघाई हिरण किस प्रदेश का राजकीय पशु है? उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि मणिपुर का जो राजकीय पशु है वो संघाई हिरण है। देखिए, तो कैबुल लामझाओ जो पार्क है, जो आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील जो है वो सब मणिपुर में ही स्थित है। ठीक है, और जो संघाई हिरण है वो मणिपुर का राजकीय पशु है और इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं, क्योंकि उछल कूद करते हुए चलता है, नॉर्मल चलता ही नहीं है, हमेशा उछल कूद करते हुए चलता है, इसीलिए इसे डांसिंग डियर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वेल्थ इन नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु, दादा भाई नेहरूजी या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि दादा भाई नेहरूजी ने लिखा है वेल्थ इन नेशन पुस्तक। देखिए, तो दादा भाई नेहरूजी ने वेल्थ इन नेशन पुस्तक लिखी है और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में 2021 में दिया गया है और 2020 का ये पुरस्कार है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। देखिए, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। ठीक है, यह एक साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में लेखकों को यह सम्मान दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, यह संविधान की 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, 22 तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं लिखी गई हैं उन 22 भाषाओं में तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ में अंग्रेजी और राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल भेंट की जाती है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है और दूसरे स्थान पर आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार आता है। ठीक है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा, पहला साहित्यिक पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी 1955, कौन सी कृति है उनकी? तो हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार काव्य लेखिका अनामिका को दिया गया है। कृति कौन सी है? तो टोकरी में दिगंत थोरी गाथा के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल हमने पूछा था आपसे कि संगीत का जनक कौन सा वेद है? सही आंसर है सामवेद। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। तो शैलेंद्र चौधरी जी ने यहाँ पर आंसर दिया है, उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। थैंक यू अतुल सर फॉर एक्नॉलेजिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनका कहना है कि वे एक बैंकर हैं और इस वजह से थोड़ा जो है लेट यहाँ पर आंसर दे पाते हैं। कोई बात नहीं आपकी, आप बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास करते हैं और ऐसे ही लगे रहिए। बैंक में भी आप अपना काम बहुत अच्छे से करते रहिए और सिविल सर्विसेज में भी आपको जल्दी ही सफलता मिले। बाकी इन्होंने सामवेद के बारे में काफ़ी अच्छी
यहाँ पर जानकारी दी है, जरूर पढ़िएगा। उसके बाद में राम बिहारी नावदेव ने बताया है, बिल्कुल सामवेद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिमा तिवारी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। लवली तिवारी ने भी बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में हरीश बाबू ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। सचिन पारासर ने सही जानकारी दी है। शिल्पा वाखेड़े ने यहाँ पर सामवेद बताया है। उषा मार्सखोले ने सामवेद बताया है। संगीता सिंघवालकर ने भी सामवेद बताया है। उसके बाद पूजा दांगी ने सामवेद बताया है। आरती लोधी ने सामवेद बताया और करंट अफेयर विद जी के भाई, इन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। साथ ही साथ में एक दूसरे के कमेंट जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि हर एक कमेंट में एक यूनिक जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आइए देखते हैं। तो आज का प्रश्न है, बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? अभी कुछ वजह से अभी कुछ दिनों में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, इनके नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। इस वजह से हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके बारे में पता कीजिएगा, क्योंकि चर्चा में है, इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको बता दें, दोपहर में 12:30 बजे हम आपके लिए MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। प्रमुख आयोग का MCQ जो है वो हमने कल अपलोड कर दिया है। साथ ही साथ में अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको पुरानी सारी वीडियो और PDF देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।